हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी एम हर्ष सोमपुरा। तो अभी तक हमने फाउंडेशन सी एम फाउंडेशन जून 2024 के लिए जो हमने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 1.2। चैप्टर नंबर 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 1.2 का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है कंप्लीटेड। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लास्ट का छोटा सा ही पोर्शन बाकी है, कन्वेंशन वाला। अब ऑलरेडी डिस्कस्ड हमने क्या क्या डिस्कस किया है, पहले वो मैं बता देता हूँ। हमारा ये चैप्टर जो था, इट वाज रिलेटेड विथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल के दो पार्ट पार्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? सिंपल सिंपल रूल्स, अजम्पशंस जो हमें लेके चलना पड़ता है वाइल वी आर अकाउंटिंग द ट्रांजेक्शंस। ठीक है। पर अब यहाँ पे क्या है? कन्वेंशंस। ठीक है। प्रीवियसली हमने 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज डू गो देयर एंड वॉच द वीडियोस। पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में ही लेके जाना और रेगुलर रहना स्टडी में, ताकि आप लोगों को इजी रहे ये चीज। ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर। अब आप बोलोगे सर कन्वेंशंस का मतलब क्या? देखो, सिंपल सिंपल बोलू ना, तो नाम में ही कन्वेंशंस कन्वीनियंट जैसा नहीं फील आ रहा है? कन्वीनियंट होता है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, आप बिजनेस जब करते हो तो भले ही बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप उसके अंदर थोड़े बहुत चेंज करके ही आप यूज करते हो, है कि नहीं? कॉमन प्रैक्टिस, नॉर्मली हर जगह पे जो प्रैक्टिस होती है, मतलब सिंपल सिंपल आपको बोलूं कि आपके चाय पानी के खर्चे हैं। अगर आपका बिजनेस है, सपोज ऐसे समझ लो कि आप टेक्सटाइल मार्केट में बिजनेस करते हो। आप टेक्सटाइल में हो, बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हो आप, साड़ी का बिजनेस है आपका। ठीक है। बहुत सारी बिजनेसेस है। अब वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आप चाय पानी पिलाते हो, उसके छोटे मोटे खर्चे जो करते हो, क्या आप फिनेंशियल अकाउंट्स जब आप बनाओगे तब उसके अंदर वो सारी चीजें लिखोगे? देखो, इतना चाय पानी का खर्चा है, इसके रिलेटेड इतना है, इतने दिनों का इतना खर्चा था। आप बोलोगे ये क्यों लिखूं मैं? दिस इज नॉट रिलेवेंट। इन्वेस्टर्स को ये नहीं चाहिए कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को कितनी चाय पिलाई, वो नहीं चाहिए। उसको वो चाहिए कि मैंने अपने बिजनेस करने के लिए, साड़ी परचेस करने के लिए कितना खर्चा किया, उसके ऊपर कितना प्रोडक्शन के लिए, उसके ऊपर कितना डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना खर्चा किया, मतलब एडवर्टीजमेंट के पीछे कितना खर्चा किया, कितना प्रोविजन किया, वो सारी चीजें चाहिए उसको। तो ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो कन्वेंशन मतलब क्या? कि वाइडली एक्सेप्टेड, हर जगह पे एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स है, जो सब लोगों ने एक्सेप्ट की है कि हाँ, थोड़ा बहुत लॉजिकल होके हमें अकाउंटिंग करना है। ठीक है। तो वाइडली एक्सेप्टेड कॉमन प्रैक्टिसेस जो है, जो गाइडलाइंस है, जो एक्सेप्ट हो चुकी है, उसी को हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है। थोड़ा लॉजिकल होके हम फॉलो करेंगे। वैसी वाली गाइडलाइंस जो होती है, जो कॉमन प्रैक्टिस होती है। कॉमन प्रैक्टिस मतलब क्या? जो हर जगह पे हर हर कोई करता है। सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, आपका 5 करोड़ का बिजनेस है, 5 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, क्या उसके अंदर आप दिमाग लगाओगे? आप बोलोगे नहीं यार, इतने 5 रुपए के लिए कौन दिमाग लगाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। इसी वजह से कन्वेंशन मतलब क्या? कि वो कॉमन प्रैक्टिसेस है, जिसको फॉलो करते हैं, हर कोई फॉलो करता है, लॉजिकल बेस को लेके। ठीक है। तो इसी वजह से देखो, डेफिनेशन में लिखा है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस मीन वाइडली एक्सेप्टेड एंड आर, जस्ट सेकेंड, widely accepted and are the common practices which are used as guidelines when transactions are recorded। guidelines की तरह यूज होती है। ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट अलग चीज है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? वो assumptions ही है, वो तो आपको दिमाग में रखना ही है। ये चीज क्या है? आपको कन्वीनियंसी के हिसाब से आपको क्या करती है कि ये लॉजिकली आपकी प्रैक्टिस अच्छी बना देती है, लॉजिकल वाली बना देती है। अगर ये कन्वेंशन ना होते ना, तो कितनी सारी ऐसी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगी। तो कन्वेंशन पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ आ जाएगा। कन्वेंशन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत। सिंपल बोलो ना, सिद्धांत, कि भाई हमें जो चीज फॉलो, कंसिडर डॉक्ट्रिन की तरह कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। चलो, फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बोल दिया कंजर्वेटिज्म। देखो, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को मत शो करो, पर फ्यूचर में होने वाले एंटीसिपेटेड लॉस को पूरी की पूरी शो कर दो। इट इज दैट सिंपल। क्या है? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अभी के अभी शो कर दो, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अभी शो मत करो।
देखो इसका सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको ऐसा पता है कि आपके पास जो गुड्स पड़ा है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा है, उसका मार्केट में उसका मार्केट में अभी जो आपका कॉस्ट है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 5,000 रुपए का है। ठीक है। लेकिन आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट मंथ जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तब मार्केट में उसका 6,000 रुपए होने वाला है। तो भी आप क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर दिखाते हो? आपको 12th स्टैंडर्ड में एक रूल बताया होगा, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आपके टीचर्स ने रूल बनाया होगा, मतलब सिंपल है, रटवा दिया होगा। आपको मैं बता देता हूँ कि वो रूल क्या है। देखो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का आपको बोल दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको बोल दिया होगा कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा वो आपको पसंद करना है। क्यों? वही आपको लिखना है। क्यों वो मैं बताता हूं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई कॉस्ट आपका 5,000 रुपए है, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब मैं सेल करने जाऊंगा मेरा एक्सपेक्टेशन है वो कितने का हो जाएगा? 6,000 का। तो मुझे तो 6,000 दिखाना चाहिए। मतलब मेरी इनकम आज से ही 1,000 रुपए बढ़ गई। मेरी इनकम क्या हो गई? आज से ही 1,000 रुपए बढ़ गई। मुझे वो नहीं दिखाना। ये कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को नहीं शो करना है। इसी वजह से आपको क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर दिखाना पड़ता है? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अगर आपको आज ही पता है कि इसका दाम आज गिर चुका है, अगर आज ही पता है कि इसका दाम 4,000 हो गया है, तो आपको अकाउंटिंग रूल्स, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशन क्या बोलता है कि आपको ये 5,000 और 4,000 जो है ना, उसमें से आपको 4,000 लिखने पड़ेंगे मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपको विच एवर इज लोअर लेना है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को नहीं दिखाना है। आज ही पता चल गया कि भाई भले ही 5,000 का खर्चा है, लेकिन आपको पता है कि बिकेगा तो 4,000 में ही, तो मतलब जो 1,000 का लॉस होने वाला है ना वो आज ही शो कर दो। तो आज ही अगर आप क्लोजिंग स्टॉक 4,000 दिखा दोगे तो आज ही आपने शो कर दिया। वो लॉस क्या कर दिया आपने? आज ही शो कर दिया। दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको प्रॉफिट शो करने के लिए ना बोल रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसी वजह से इसको बोलता है, इसको बोला जाता है कंजर्वेटिज्म। आपका कंजर्वेटिव अप्रोच, ऐसा बोला जाता है। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आपको शो नहीं करना है। फ्यूचर में होने वाले जो एंटीसिपेटेड लॉसेस है उसको तो आपको शो कर ही देना है आज के आज, बस यही इसका रूल है। ओके। कोई भी ट्रांजेक्शन को पकड़ लो, अगर इस तरह से सोचोगे तो आप सोचो हाँ ये कंजर्वेटिज्म ही है। आप फ्यूचर में होने वाले खर्चे को तुरंत ही पकड़ लोगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले इनकम को तुरंत नहीं पकड़ोगे जब तक वो आपके पास ठोस सबूत नहीं है कि हाँ वो मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, तभी आप लिखते हो, वरना नहीं लिखते। ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। देखो बहुत ईजी है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। देखो फर्स्ट जो मैंने बताया वो, देखो ये लाइंस है ना जो मैं लिख रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। फर्स्ट लाइन वो याद रख लेना, मतलब एमसीक्यू के लिए तो वही काम की होती है। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, एंटीसिपेट करना ही नहीं है प्रॉफिट को, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। पॉसिबल लॉस जितनी भी है उसके लिए प्रोवाइड करो, उसको लिख दो, उसको चला लेंगे, उसको लिखना जरूरी है। ठीक है। पॉसिबल लॉस कोई भी हो चला लो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये कन्वेंशन का? इज टू शो मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट ये पूछते हैं एमसीक्यू में, ये एमसीक्यू में पूछते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट शो करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। क्यों? आप सोचो, अपने इन्वेस्टर्स को या आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप दिखाओगे, अगर आपने एंटीसिपेटेड प्रॉफिट लिख दिया होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो आपके इन्वेस्टर्स देखेंगे अरे प्रॉफिट तो ज्यादा है, तो इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन हालांकि फ्यूचर में अगर वो चीज नहीं हुई जो आपने सोची थी, तो आपके इन्वेस्टर्स आपको क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये कैसे लिखा था। इसी वजह से यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि भाई मिनिमम प्रॉफिट दिखाओ, ताकि इन्वेस्टर्स को पता रहे कि इतना तो प्रॉफिट होने ही वाला है, आगे अगर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी वजह से इसको कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते हैं। इट एनेबल्स द फिनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ रियलिस्टिक पिक्चर। देख लो रियलिस्टिक पिक्चर आ गया। क्यों? रियलिस्टिक पिक्चर ही आना चाहिए ना, सिंपल है। रियलिस्टिक पिक्चर आपको दिखाता है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता है, आपको ये दिखाता है कि भाई क्या सही पिक्चर है, आपका इन्फ्लेटेड प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। इट अंडरस्टेट्स एसेट्स एंड ओवरस्टेट्स लायबिलिटी। बहुत ऑब्वियस है। अंडरस्टेट एसेट मतलब क्या? एसेट को कम ही दिखाता है, एसेट की वैल्यू ज्यादा इन्फ्लेट करके नहीं दिखाता। अभी तो मैंने बताया कि आप सोचो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो विचर इज लोअर पे ही दिखता है ना, तो एसेट को कम दाम पे ही दिखाएंगे वो। लेकिन लायबिलिटी है अगर ज्यादा बढ़ गई या ऐसा हुआ कि फ्यूचर में आपको ज्यादा पे करने का आ सकता है, तो तुरंत ही दिखा देंगे हम लोग। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये है आपका कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन। पढ़ लेते हैं बुक में क्या है, चलो जल्दी से एक बारी।
बुक में लिखा है दिस कन्वेंशन बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गाइडेंस प्रोवाइड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे अकाउंटिंग करना चाहिए। गाइडेंस को मार्क कर देना चाहिए आपको अगर आप बुक लेके बैठे हो। इट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन रिगार्ड टू शोइंग प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू शो मिनिमम प्रॉफिट। ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मिनिमम ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। If profit shows more than actual, it may lead to distribution of dividend out of capital। मतलब क्या होगा, आपका प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा दिखेगा तो इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे, अगर कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है तो हमें डिविडेंड दो। क्या एक्चुअली कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, डिविडेंड देना ही नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट हो तभी तो डिविडेंड देना है ना। इसी वजह से ना बोल रहे ये लोग। ओके, इसी वजह से ये ना बोल रहे कि ओवरस्टेट मत करो वरना इन्वेस्टर्स आपके पास डिविडेंड मांगेंगे खामखा। और वो रियलिस्टिकली वो प्रॉफिट आपका है ही नहीं तो डिविडेंड क्यों देना है आपको। this is not this is not sorry this is not a fair policy। it will lead to reduction in capital of enterprise। हाँ, फेयर पॉलिसी नहीं है। आप ही सोचो, आप ही सोचो, फेयर पॉलिसी नहीं हो सकती ना। अगर आप इन्फ्लेट करते रहोगे प्रॉफिट को तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड देते रहोगे तो कैपिटल कम होता जाएगा आपका। इट इज दैट सिंपल। इसी वजह से ना बोल दिया है। ओके, फिर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नाम में ही रखा है कंसिस्टेंसी। ये क्या बोलता है, ये एक चीज ये बोलता है, ये कन्वेंशन ऐसा बोलता है कि देखो भाई, आप कोई भी चीज, कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप होल्ड कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता होगा कि डेप्रीशिएशन की दो मेथड आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में सीखी है। 11th स्टैंडर्ड में आता है डेप्रीशिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको बोल दूं मैं आपको कि आपने एक बारी चूज कर दिया कि मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड है, मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन मेथड इज गुड इनफ, तो आपने चूज कर लिया वो चीज। लेकिन आगे जाके आपको पता चल गया कि आपने इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया, नेक्स्ट ईयर चेंज करके डब्ल्यूडीवी चूज किया, फिर वापस थर्ड ईयर पे चूज करके स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लिया। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी पॉलिसी के अंदर। आप कोई भी पॉलिसी चूज करो, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब कि आपकी प्रैक्टिसेस कैसे है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन ये बोलता है कि कोई भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली रखो, उसका कंसिस्टेंटली यूज करो। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपकी कंपेरेबिलिटी सही रहेगी। किसी और के साथ मुझे कंपेयर करना पड़े तो क्या होगा, कंसिस्टेंटली आप यूज करोगे तो ही उसको कंपेयर कर पाऊंगा ना। वरना तो क्या होगा, एक साल मेरा डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, दूसरे साल मेरा डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, वापस ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहो। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ये सिर्फ डेप्रिसिएशन। कोई भी आप इनकम कंसिडर करते हो, इनकम कैसे अप्रोच, आपका इनकम का अप्रोच कैसा है, इनकम रिकॉर्डिंग का अप्रोच कैसा है। तो एक साल आपने देखा, देखो इनकम रिकॉर्ड करना मतलब क्या, सपोज आपकी कोई सर्विस प्रोवाइडर हो आप, ठीक है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप इनकम कैसे लिखते हो, जैसे ही आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी तो आप इनकम लिख देते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं जब तक पैसे नहीं आते ना तब तक लिखते ही नहीं है। सिंपल है। तो उनकी पॉलिसी है ये कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं इनकम नहीं लिखूंगा। सिंपल एज दैट। तो अगर उनकी पॉलिसी है तो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ऐसा बोल रहा है ये अकाउंटिंग पॉलिसी, ये कंजर्वेटिव, ये कंसिस्टेंसी वाला कन्वेंशन कि भाई आप जो भी फॉलो कर रहे हो, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ताकि भाई ये सिस्टमेटिक दिखे और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपेरेबल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेरेबल, क्योंकि एमसीक्यू में ये चीज आती है। ओके, तो कंसिस्टेंसी की याद रखते हैं। देखो क्या बोला उन्होंने, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। consistently आपको फॉलो करना चाहिए year after year। ऐसा नहीं है कि आप चेंज करते रहो नहीं। it helps in देख लो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एमसीक्यू में आता ही है, इसी वजह से मैंने बोल दिया। एग्जांपल, इफ कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड देन इट शुड फॉलो कंसिस्टेंटली। देख लो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है, देख लेते हैं फटाफट क्या बोला है। कंसिस्टेंसी, द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग financial statement year after year। A meaningful conclusion can be drawn from financial statement of same enterprise when there is comparison between them over a period of time। आप सोचो, आपने एक साल, एग्जांपल देता हूं, आपने एक साल एसएलएम फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरे साल आपने डब्ल्यूडीवी फॉलो किया। अब आप सोचो, ये फर्स्ट ईयर वाली जो भी इंफॉर्मेशन है
ये फर्स्ट ईयर वाली जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है और ये सेकेंड ईयर वाली जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आप सोचो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, ये दोनों क्या कंपेरेबल हो पाएंगे? इसकी इनकम कुछ अलग होगी और इसकी इनकम कुछ अलग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बेस अलग है ना। एक बारी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और यूज की, दूसरी बारी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और यूज की। तो अगर एज एन इन्वेस्टर मुझे ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो उसका पास्ट रिकॉर्ड देखने जाऊंगा, तो पास्ट रिकॉर्ड उसके साथ तो कंपेरेबल होगा ही नहीं। तो अगर कंपेरेबल नहीं होगा तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा? इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है, वरना इन्वेस्टर्स का डिसीजन मेकिंग थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी, आगे पढ़ लेते हैं। But this can be possible only when accounting policies and practices followed by enterprise are uniform. Uniform मतलब एक जैसी and consistent over a period of time. If different accounting procedures and practices are used for preparing financial statement of different years, then the result will not be comparable. Different होगा तो result comparable हो ही नहीं पाएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चलो, उन्होंने क्या बोला? कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का मतलब क्या है? मैं सिंपल सिंपल बताता हूँ आपको। आप सोचो, मैंने जो अभी बताया, आप ऐसा समझो कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है? आपका एक बिजनेस है जिसका टर्नओवर, ये शॉर्ट फॉर्म है टर्नओवर का, T/O, टर्नओवर है 15 करोड़, ऐसा मान लेते हैं। 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर, ठीक है? 15 करोड़ रुपए का टर्नओवर है आपका, ऐसा मान लेते हैं। अब आपके बिजनेस के अंदर एक 500 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, 500 रुपीज का मिसप्लेस हो गया या हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या आप उसके ऊपर दिमाग लगाओगे? नहीं लगाओगे। इट इज दैट सिंपल। भाई रहने दो ना, ये 500 रुपए छोड़ो, 500 रुपए जनरल एक्सपेंडिचर में डाल देना, चलेगा। आगे मेन जो काम की चीज है, जो काम की चीज है, काम की चीज मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है ना, उसके ऊपर ध्यान दो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है? मटीरियलिटी का मतलब वो मटेरियल नहीं जिससे प्रोडक्शन होता है, वो वाला मटेरियल नहीं। अकाउंटिंग में मटीरियलिटी का मतलब है, मटीरियलिटी का मतलब है, सॉरी, मटीरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फो। मटेरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंट इन्फो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो आपका एक छोटा सा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेता हूं। आपके बिजनेस में, मैंने आपको जो पहले ही एग्जांपल दिया था कि आपके बिजनेस, आपका बिजनेस कोई XYZ कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने का है। आप अपने एम्प्लॉय के लिए चाय पानी और खाने का, थोड़ा नाश्ते का खर्चा करते हो, तो वो सारा खर्चा किस में जाता है? पैटी कैश में जाता है। पैटी कैश, पैटी कैश बोलते हैं ना इसको। अब उसका खर्चा क्या हुआ, उसके अंदर कितने रुपए की चाय आई, कितने रुपए का नाश्ता लेके आए, वो सारी चीजें आप लिखते हो? नहीं लिखते ना। वो सारे खर्चे आप किस में डाल देते हो? जनरल एक्सपेंडिचर में। जनरल एक्सपेंडिचर के अंदर, शेड्यूल के अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि भाई ये खर्चे हैं, आप देख लो। क्यों? क्योंकि ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ये रिलेवेंट है ही नहीं। ये बिजनेस के लिए जरूरी है क्या? नहीं है। इन्वेस्टर्स क्या बोलेगा? ये चाय पानी का खर्चा मुझे नहीं चाहिए। आपका बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो हमें दिखाओ। इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वाली? आप सोचो, रेंट कितना पे किया आपने जगह का, रेंट लिखते हो आप। फिर आपने कितना एडवर्टीजमेंट के पीछे खर्चा किया, वो बताते हो आप, बताते हो कि नहीं? फिर आप सोचो कि आपने डायरेक्टर, कोई है बिजनेस में डायरेक्टर है, उसको लोन दिया है बिजनेस में से, तो उसने कितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको पे किया, वो आप लिखोगे। क्यों? रिलेवेंट है, इंफॉर्मेशन जरूरी है। फिर ऑडिट फी कितनी आपने दी, हालांकि ऑडिट फी बहुत कम होती है बिजनेस में, ऑडिट फी कम होती है, लेकिन फिर भी ऑडिट फी कितना पे किया ना, दैट इज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जरूरी है अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना। तो मटेरियलिटी का मतलब ये है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखनी है और अपने इन्वेस्टर्स को दिखानी पड़ेगी, वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से आपका जो इन्वेस्टर्स का जो डिसीजन मेकिंग है वो बदल जा सकता है, इसी वजह से।
ठीक है। और एक और एग्जांपल छोटा सा, आप बोलोगे कि हाँ सर इससे तो हमें पता चली गया। सपोज आपको बोलूं कि सब में ऐसा नहीं होता, कई बार आप खर्चा करते हो तो पैसे में भी इंफॉर्मेशन होती है। आपने खर्चा किया 5,400 रुपए 0.75 पैसे, ऐसा होता है। तो आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ कर दोगे कि यार 5400 कर दोगे, वन भी नहीं लिखोगे, 5400 या 5401 लिख दोगे, राउंड ऑफ करके लिखते हो। तो राउंड ऑफ जो करते हो उसका मतलब क्या, राउंड ऑफ जो करते हो वो मटेरियलिटी ही है ना। राउंड ऑफ करना मतलब मटेरियलिटी, क्यों राउंड ऑफ करना मटेरियलिटी क्यों, ये पैसे की कोई जरूरत है, पैसे 1 रुपया भी बढ़ गया या 50 पैसे भी बढ़ गए, क्या फर्क पड़ा उससे। इसी वजह से राउंड ऑफ जो करना है उसको मटेरियलिटी बोलते हैं, कि वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये पैसे की इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है। तो उसको ऊपर क्या दिमाग देना, उसको राउंड ऑफ कर दो और खत्म करो बात को। इसी वजह से जो राउंड ऑफ हम करते हैं ना उसको भी मटेरियलिटी बोलते हैं। डन। तो ये है आपको मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। चलो पढ़ लेते हैं आगे अच्छे से। देखो उन्होंने बोला है, आ जाते हैं जल्दी से। देखो हाँ है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट आर मटीरियल एंड इग्नोर ऑल इनसिग्निफिकेंट आइटम। देख लो, सिग्निफिकेंट लिखो, मटेरियल मतलब जरूरी, जरूरी वाली इंफॉर्मेशन लिखो, और इनसिग्निफिकेंट वाली इंफॉर्मेशन मत लिखो। उसको भाई क्या करो, एडप्ट करके जनरल एक्सपेंडिचर में लिख दो, चलेगा। एन आइटम इज मटेरियल इफ इट इज लाइकली टू चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर। देख लो मैंने बोला क्यों, डिसीजन, यूजर का डिसीजन चेंज कर सकती है वैसी वाली कोई आइटम है ना, तो मतलब वो मटेरियल है। चाय पानी चेंज करेगा, नहीं करेगा। पैसे लिखे चेंज करेगा, नहीं करेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप सोचो कि अगर मैं इन्वेस्टर होता क्या मैं इसका, वो इंफॉर्मेशन देख के मेरा डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकता हूं, अगर हाँ तो वो मटेरियल है, लिख दो। फिर उसके बाद बोला है जजमेंट ऑफ मटेरियलिटी डिपेंड्स। हाँ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल वाइज, एक छोटा सा बिजनेस है, आपका टर्नओवर पूरे साल का 3 लाख रुपए से, आपका टर्नओवर 3-4 लाख रुपए है, तो उसके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, सारी चीजें मटेरियल होगी उसके लिए, सारी चीजें मटेरियल होगी उसके लिए। क्यों, बिजनेस ही छोटा है ना उसका, तो उसके लिए सारी चीजें मटेरियल हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है, मुकेश अंबानी, टाटा, रिलायंस, टाटा, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस है, तो उसके लिए मटेरियलिटी फिर चेंज होती जाएगी। तो हर एक बिजनेस टू बिजनेस मटेरियलिटी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि बिजनेस का साइज अलग होता है, बिजनेस का टर्नओवर अलग होता है, बिजनेस की चॉइसेस अलग होती है। इसी वजह से मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एवरी बिजनेस चेंज, वो जजमेंट के ऊपर ही होता है, प्योरली बेस्ड ऑन प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल पर्सन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवा रहा है ना, उसके जजमेंट के ऊपर होता है। वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। ओके, आई गेस सो, आई होप सो क्लियर इट इज। जजमेंट ऑफ मटेरियलिटी डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्राइज एंड जजमेंट। हो गया, पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला उन्होंने। द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल एंड only material fact that is important and relevant information should be supplied to the users of accounting information. The question that arises here is what is material fact, material fact है कौन सा, तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा भाई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। द मटेरियलिटी ऑफ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। देख लो किस टाइप का नेचर है वो ट्रांजेक्शन का, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उसके ऊपर होता है सारी चीजों का डिपेंडेंस। मटेरियल फैक्ट मींस इंफॉर्मेशन ऑफ विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर्स, सिंपल एज दैट। ओके, एक और भी छोटी सी चीज है जो बता देता हूँ, मे भी आपको, देखो ये सारी चीज आप बोलोगे सर इतना ज्यादा क्यों ड्रैग कर रहे हो। देखो आप 2 की स्पीड पे भी देख सकते हो, उससे कोई मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आप 2 की स्पीड पे देखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, पर आई वांट कि आपको भी ये सारी चीजें दिमाग में आए कि हाँ सही है सर। देखो एक छोटा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके बिजनेस में 10,000 का भी घपला हुआ, तो वो पूरा देखेगा कि भाई 10,000 का घपला कहाँ पे हुआ, 10,000 की प्रॉब्लमेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्या होगा। लेकिन मुकेश अंबानी के बिजनेस में 10,000 का घपला होगा, उसको कोई कॉल करेगा 10,000 का हिसाब नहीं मिल रहा है, क्या चलेगा वो चीज, मुझे बता दो, नहीं चलेगा ना। तो अमाउंट इन्वॉल्व और उसका नेचर क्या है ना, उसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर डिफर करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, मटेरियलिटी क्या है उसकी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये सिंपल सिंपल है। देखो फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या, सिंपल उन्होंने बता दिया है कि ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी फुल्ली एंड फेयरली डिस्क्लोज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है आपको दिखाना, जरूरी है दिखाना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखानी चाहिए। जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपको दिखानी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो उन्होंने बता दिया है, सारी सिग्निफिकेंट वाली इंफॉर्मेशन। ओके,
इट इंक्रीजेस द रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। हाँ देखो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है ना, आपकी जितनी भी सिग्निफिकेंट और जरूरी वाली इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी दिखानी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, आपके यूजर्स का आपके ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा। बस वो उन्होंने बता दिया है, ठीक है। बस ये कॉन्वेंशन में इतना ही है, कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आप यहाँ पे पढ़ते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट all material and relevant fact concerning financial statement should be fully disclosed। fully disclose कर दो, वो मैंने लिख दिया है। full disclosure means that there should be full, fair and adequate disclosure of accounting information। देख लो मैंने ऑलरेडी बता दिया, full fair, fair होना चाहिए एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी। एडिक्वेट मतलब जरूरी, जरूरी, ओके। एडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, हाँ वो तो बता दिया मैंने। fair indicates an equitable treatment of user। full refers to complete and detailed presentation of information। fair मतलब क्या, fair होना चाहिए। देखो fair मतलब वो जो बोलते हैं ना कि it should not be unfair। फेयर होना चाहिए मतलब अगर मैंने आपकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया तो मुझे फेयरली जितनी इंफॉर्मेशन जानने का हक है उतना मुझे आना चाहिए। एंड इट शुड बी डिटेल्ड, मतलब क्या, फुल रिफर्स टू मतलब डिटेल्ड में होना चाहिए। मतलब आपको, आपने 12th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके अंदर कैसा होता है कि पहले बैलेंस शीट जो होती है वो पॉइंट वाइज होती है, फिर उसके शेड्यूल के अंदर सारी डिटेल होती है। दैट इज व्हाट डिटेल्स इज फुल रिफर्स टू ऑल अबाउट, वो डिटेल में होना चाहिए। Thus, the convention of full disclosure suggests that every financial should be full disclosure in all relevant information पूरी disclose करो। That is what all is all about। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। लास्ट पैरा भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने, बाकी इतना ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत था ही नहीं, थी नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन लाई एट कोर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन। कोर है, देखो ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन जो है ना वो कोर है, मेन है। अकाउंटिंग कोई भी करोगे ना तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए। एज दे ब्रिंग अबाउट द मच थॉट आफ्टर यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, हर जगह पे यही फॉलो होता है तो हर जगह पे वो कंपेरेबिलिटी आ जाती है। फिर उन्होंने बोला है सच यूनिफॉर्मिटी मेक्स इट पॉसिबल टू रिलायबल कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपेयर करने के लिए इजी बन जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो अक्रॉस एंटिटीज also across the reporting periods, they contribute lot in standardizing and financial reporting process। स्टैंडर्डाइजिंग मतलब क्या, स्टैंडर्ड कर देते हैं कि हाँ कौन से ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीजों का स्टैंडर्ड किसने प्रिपेयर किया। तो ये सब कॉन्वेंशन, ये कॉन्सेप्ट की वजह से ही सबको पता चल गया ना कि हाँ हमें ये ट्रांजेक्शन को इसी तरह से रिकॉर्ड कर, तो स्टैंडर्डाइज करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इजी बनाते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। चलो ठीक है, चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, अब मैंने बताया था कि एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले चलो एमसीक्यू पे आ जाते हैं। देखो मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा, चैप्टर वाइज खत्म होंगे। देखो हमारे दो चैप्टर खत्म हुए, 1.1 एंड 1.2। 1.1 के इतने ज्यादा एमसीक्यू थे ही नहीं, इसी वजह से मैंने उसका कंसिडरेशन में नहीं लिया है। आपकी बुक में पेज नंबर है, आपकी बुक का पेज नंबर है 123। हालांकि आप तो इसी में से देख ही सकते हो, बुक का पेज नंबर 123 है जहां पे एमसीक्यूज अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बुक का पेज नंबर 123 जहां से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, उन्होंने बोल दिया, देखो सबसे पहला है द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। इट इज दैट स्टेटमेंट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में ही दिखता है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखती है। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस हमेशा किस में दिखता है, इन इनकम स्टेटमेंट में दिखता है। ओके, वो इनकम स्टेटमेंट में दिखता है। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पज क्या हो सकता है, टू प्रोवाइड, पहले देख लेते हैं मेन पर्पज, ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव बताए थे। देखो पहले से पढ़ तो लेते हैं कि क्या क्या है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, टू मेंटेन बैलेंस शीट, टू मिनिमाइज टैक्सेस, टू कीप ट्रैक ऑफ लायबिलिटी। नहीं, पहला ही सही लग रहा है। देखो पहला था भी वहां पे, हमने पढ़ा भी था मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्यों, अपने यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, शेयर होल्डर्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट वाला सही है आपका आंसर, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करना जरूरी है फाइनेंस पर्पज में। फिर है थर्ड वाला, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, अकाउंटिंग किसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, नहीं, कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। देखो जब ऑल ऑफ द अबव हो ना तो थोड़ा सोचना चाहिए, 50 to 60% चांस है कि ऑल ऑफ द अबव आ जाए। ठीक है, तो अब देखो अकाउंटिंग सारी चीजें करता है क्या, सोच लेते हैं।
कॉस्ट एंड इनकम मैनेजर को प्रोवाइड करता है, हाँ जी सारी चीज प्रोवाइड करता है। कंपनीज टैक्स लायबिलिटी, हाँ प्रॉफिट पता चलेगा तो टैक्स लायबिलिटी पता चल जाएगी। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, हाँ कंडीशन भी पता चल जाएगी। ऑल ऑफ द अबव ही आने वाला है, इट इज दैट सिंपल। तो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। ठीक है, ये तीन ही एमसीक्यू थे, 1.1 के थे, बाकी अब 1.2 के हैं। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, थोड़ा सोचना है आपको। हाँ कॉन्सेप्ट पे चलो जल्दी से। फोर्थ नंबर है द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस। द डिटर्मिनेशन of expenses for an accounting period is based on the concept determination of expenses। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। एक्सपेंसेस अकाउंटिंग ईयर, कौन से अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। बट अब जैसे मैचिंग मैंने बताया था, याद करो, मैचिंग मतलब जिस साल की इनकम है उसी साल का वो एक्सपेंस होना चाहिए। तो वो दोनों चीज मैच कब होगी, वो मैच करने के लिए तो कौन से साल का खर्चा है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही पता चलता है ना कि कौन से साल का खर्चा है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से एक्सपेंसेस जो है किस अकाउंटिंग पीरियड का है वो पता चलता है। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी में मत जाना, मुझे पता है आप सोच में पीरियोडिसिटी लेके आओगे, पर मैचिंग जब तक नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन से साल का खर्चा है। पीरियोडिसिटी तो क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पार्ट में बांट देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। खर्चा कौन से साल का है वो कैसे पता चलता है, पीरियोडिक मैचिंग से। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला एमसीक्यू है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, देखो भाई अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्यों, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इट इज दैट सिंपल। देखो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं, ये आ ही जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखेंगे, मनी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल चीजें हम नहीं लिखते, किसकी वजह से, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से, सिंपल एज दैट। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर, देखो ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, आपको बोल देता हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट, आप सोचो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है, कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर में होने। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, आप प्रोविजन कर रहे हो मतलब डेटर में से अमाउंट माइनस कर रहे हो ना, आज प्रोविजन कर रहे हो कि फ्यूचर में अगर लॉस हुआ तो इसमें से हम कर लेंगे, तो आज ही वो डेबिट पे दिखा देते हो ना, पीएनएल में आज ही खर्चा दिखा देते हो, इनडायरेक्टली तो आज ही खर्चा दिखा रहे हो ना, प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हो, क्यों, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही कंसिडर कर लो। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के हिसाब से किया जाता है। तो हमेशा ये भी इंपॉर्टेंट वाला एमसीक्यू है, ये भी पूछती है हमारी इंस्टीट्यूट, जो जो मैं बोलूँ वो समझ जाना कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले हैं। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को मैं आज ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। बुक में गोइंग कंसर्न दिया हुआ है, जो गलत है आपको पता है, पहले से ही बता देता हूँ। चलो, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैसे कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स कैसे कैटेगराइज करेंगे, चलो नहीं भी आता सोचते, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी तो ओनर एंड बिजनेस अलग है ऐसा बताती है ना, नहीं आएगा। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न तो ऐसा अजम्पशन है कि हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि भाई गोइंग कंसर्न तो क्या करता है, देखो गोइंग कंसर्न आपको आइडिया देता है कि कौन सा एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये बताता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न एक्सपेंडिचर जो है ना, गोइंग कंसर्न आपको डायरेक्शन देता है, नो डाउट, खर्चे का डायरेक्शन देता है। वो कैसा डायरेक्शन देता है कि कौन सा खर्चा ऐसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा खर्चा ऐसा है जो शॉर्ट टर्म के लिए। वो आपको ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि करंट एसेट कौन सी और फिक्स एसेट। कंसिस्टेंसी एंड टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टाइम पीरियड जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो कंसिस्टेंसी ही आएगी। ओके, तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको पता चलता है कि फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आपकी क्या है, कैटेगराइज कर सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ओमिशन ऑफ पैसे, ये ऑलरेडी देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, मटेरियलिटी पे कर दो। पैसे का ओमिशन करते हो, मैंने बताया ना 500 रुपए और 50 पैसे, अब पैसे छोड़ो ना भाई, पैसे को नहीं दिखाना हमें, तो वो जो ओमिशन करते हो वो क्या है, मटेरियलिटी के हिसाब से करते हो ना, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इट इज दैट सिंपल। एंड नाइन्थ वन, पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग, आप सोच लो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है पीएनएल अकाउंट, हर साल प्रिपेयर किया जाता है ईयर आफ्टर ईयर, तो अकाउंटिंग पीरियड, पीरियड में बांटा जाता है और पीरियड वाइज पीएनएल एंड फाइनल स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसी वजह से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आता है। पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड पीरियड ईयर आफ्टर ईयर प्रिपेयर किया जाए तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट।
आई होप सो क्लियर। एमसीक्यू हो गए, एमसीक्यू 1.1 एंड 1.2 के इतने ही थे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसका जो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। देखो आप बोलोगे सर एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स कहाँ पे आएंगे, एमसीक्यू में भी ट्रू फॉल्स तो पूछ ही सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। चलो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। क्या बोला उन्होंने, चलो स्टार्ट करें। देखो उन्होंने बोला है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बट ऑब्वियस है ये तो थियोरेटिकल सही है, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। ओके, तो ये ट्रू ही है, तो यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ट्रू के लिए मैं टी लिख देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस इज कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट। हाँ, कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सिंपल है। तो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कोर अकाउंटिंग मेजरमेंट है, मेजर किया ना कि आपने क्या कमाया क्या गवाया, तो टी ट्रू। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन इश्यू करता है, आईसीएआई इश्यू करता है, मैंने बताया था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई इश्यू करता है, और तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट ही हो गई, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही आएगा ये चीज, आई गेस। तो मैंने पढ़ाया है, वो वीडियो देखा होना चाहिए आपको। अगर आपने वीडियोस देखे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ यू विल बी एबल टू रिकॉल दीज थिंग्स। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही आएगा एएस, मैंने समझाया भी था कौन आईसीएआई इश्यू करता है, मैंने बताया भी था। आई होप सो सारी चीजें क्लियर है। टी ट्रू। चलो, द शेड्यूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ऑन द फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, कंपनीज एक्ट जो है लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क आपको क्या गाइडलाइन देता है ना, कि आपको कंटेंट कौन से रखने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा रखना चाहिए, सही है ना। शेड्यूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट आपको गाइड करती है कि आपको कैसे रखना है शेड्यूल, आपको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो ट्रू आएगा इसका भी आंसर। ओके, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन, कंसिस्टेंसी वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछते हैं। कंसिस्टेंसी आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कन्वेंशन है। कंसिस्टेंसी काउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कन्वेंशन है, इसी वजह से इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर दो भाई, इसको फॉल्स कर दो। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, नहीं, अकाउंटिंग ऑलवेज कंसर्न विद मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आता ही नहीं है, फॉल्स। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जॉइंट वेंचर फॉलोज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब देखो जॉइंट वेंचर क्या है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, जॉइंट वेंचर का जब चैप्टर आएगा ना तब बता दूंगा, ठीक है। जॉइंट वेंचर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बिजनेस आप करते हो उसको बोलते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, सपोज 2 महीने के लिए ही होता है वो। सपोज आपने स्पेसिफाई किया कि भाई 5 महीने के लिए बिजनेस करना है, तो जैसे 5 महीने खत्म हुए, खत्म, बिजनेस खत्म। तो फिर क्या गोइंग कंसर्न, तो अजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न मतलब क्या, आपको लॉन्ग पीरियड के लिए वो बिजनेस चलता है, तो वो तो गलत है ना, जॉइंट वेंचर में वो नहीं होता। तो जॉइंट वेंचर इज नॉट, डज नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अभी के लिए बस इतना फॉल्स समझ लो, जब चैप्टर आएगा तब भी मैं तब मैं बताऊंगा, तो आप और अच्छे से क्लैरिटी में आ जाओगे, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स इतना ही था। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। Dash is the discipline that incorporates certain principles or rules of accounting. But obviously, accountancy is the discipline that incorporates certain principles and rules of accounting. Accountancy ही है जो rules, then accountancy ही है जो आपको help करती है. Okay, the dash is a body of interrelated objective and fundamental. ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल इंटर रिलेटेड किस चीज का हो सकता है, बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऐसी चीज है जो इंटर रिलेट करती है ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल्स को, सारी चीजें लिखी हुई है। देखो ये एक बारी मैं पढ़ाता रहता हूँ, इसी वजह से मुझे याद है, जैसे जैसे पढ़ते रहोगे ना आपको भी याद रहता जाएगा। देखो वीडियो तो अवेलेबल है, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, आपको सारे रट जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है आपको। फिर it is generally assumed that the business will not liquidate in near foreseeable future because of, नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, ये तो कहीं पे सुना है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लिख सकते हैं गोइंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, लिख सकते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला, वो मुझे assumption है मेरा। द कैपिटल contributed by the proprietor is treated as liability according to, कैपिटल contributed by liability मतलब दोनों डिफरेंट एंटिटी है, ये चीज तो मैंने एग्जांपल के तौर पे भी बताई थी। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट,
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप सो इट इज क्लियर। ओके, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट, दोनों अलग अलग पर्सन है, तो अगर ओनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ओनर के प्रति, तो वो दोनों डिफरेंट एंटिटी है, उसी के हिसाब से ये आया। जीएएपी मींस, जीएपी, अरे ये तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, बहुत बड़ा है और आपको बता दिया मैंने। जीएपी मींस क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो इतनी चीज थी जो आपके 1.1 एंड 1.2 के रिलेटेड थी, जो सारी एमसीक्यूज के साथ सब कुछ मैंने करवा दिया। ओके, आई होप सो इट इज डन, सारी चीजें डन है। देखो नीचे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए, वो भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एमसीक्यूज और वो सारी चीजें ही आनी चाहिए। ओके, जो मैं करवा रहा हूँ उतने वीडियोस देखते जाओ, एवरीथिंग विल बी डन। ओके, कुछ भी डाउट हो, ऐसा लगे कि सर क्या और क्या पढ़ सकते हैं, क्या है क्या नहीं, मिलता रहेगा, सारी चीजों का डायरेक्शन आपको मिलता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट कीप वॉचिंग माय वीडियोस, आपको डायरेक्शन मिलता जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट, ये वीडियो तो खत्म हो चुका है, चैप्टर भी खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। मैं गुड बाय करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ कि इफ यू थिंक कि यार ये एक्चुअली हेल्पफुल है वीडियोस, तो आप जो भी अभी सीएमए फाउंडेशन में बच्चे एनरोल करेंगे, एनरोल करेंगे, उनके साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि ये वीडियोस हेल्पफुल है और आप उसको देख सकते हैं और आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। आई वांट कि आप अपने घर पे बैठ के अच्छे से आप अपना फ्यूचर प्लान कर सको, ठीक है। आप पढ़ने के लिए कहीं पे जाना ना पड़े, आप अगर घर के बाहर निकल रहे हो तो कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस के लिए निकलोगे, ठीक है, घर पे बैठे ही आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी वजह से मैं सारी यूट्यूब चैनल, मेरा पर्पस यही है कि बच्चा घर पे बैठ के अच्छे से नॉलेज गेन कर सके, यही मेरा पर्पस है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग मी।